अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अक्सर लोग ये कहते हैं जी कि ख़वातीन को समझना किसी की बस की बात नहीं है। बड़ी गलत बात करते हैं। आपको पता है ख़वातीन जो सामने से नज़र आ रही होती हैं वो इनकी ज़ाहिरी पेरेंट्स एक तरफ, और जो उनके अंदर, जो उनके बातिन में, जो मैं अगर कहूँ अगर बॉडी के अंदर देखें तो उनके अंदर हार्मोन्स का एक तूफ़ान होता है जिसको लोग समझने की कोशिश नहीं करते। और लोग क्या समझेंगे भी, ख़वातीन को खुद समझ में नहीं आ रही होती। जब वो प्यूबर्टी को हिट करती है तब, हर महीने माहवारी जब होती है तब, जब वो कंसीव करती है तब, उसकी पूरी प्रेगनेंसी के टाइम में जो उसके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं तब, जब वो बच्चा डिलीवर करती है तब, उसके बाद जो उसके हार्मोन्स फिर हम बताते हैं जी जो आपको बेबी ब्लूज़ हो रहे होते हैं, और उसके बाद मतलब दिस इज़ सो रियल जो हम बात ही नहीं करते ना कि जी बच्चा डिलीवर करने के बाद औरत की जो एकदम से तबीयत में बड़ी सी चेंज आ जाती है, वो बड़े डिप्रेशन से गुजर रही होती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको डिस्कस करें। अच्छा, इससे आगे एक चीज़ जो हम बहुत कम डिस्कस करते हैं और बात करते हुए पता नहीं जिनके बारे में बात की जानी चाहिए होती वही नहीं चाहती इस पर बात करें क्योंकि उनको हया आ रही होती, तो वो है मेनोपॉज। और लेकिन मेनोपॉज से पहले प्री मेनोपॉज है, और अब प्री मेनोपॉज तो लोगों को 30s में हिट करने लग गया है। वो 30 में आपको हो जाता है, आपको लेट 30s में हो जाता है, फिर अर्ली 40s में, देन फिर उसके बाद कहा जाता है कि जी 45, वंस यू क्रॉस 45 के बाद आपका मेनोपॉज का टाइम आ जाता है, जो कि ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल टाइम होता है। बहुत सारी ख़वातीन आपने देखा होगा कि जो अपने घर में अक्सर बड़ी परेशान भी रहती थी, जिनकी मियाँ से भी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, वो बड़ी खामोश चुपचुपीती सी औरत होती थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपनी एज में कहती बस अब मेरी बस हो गई है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और हमें होता है यार इसको एकदम क्या हो गया है, उसको भी पता नहीं चल रहा होता क्योंकि उसकी बॉडी इतने चेंजेस से गुजर रही होती है और उसके घर वाले उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे होते, उसके बच्चे उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते कि क्या अभी हमारी माँ हर वक्त हमें डांटती रहती है, हमारी माँ के साथ मसला क्या है। और मियाँ भी कह रहा होता है कि भाई क्या मसला है तुम्हें, तुम बच्चों पे चीख रही हो और तुम्हें क्या हो गया, मुंह बना के क्यों बैठी हो। उसके बस में नहीं होता। आज हमें इस हवाले से बात करनी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी समझूंगी और आप लोग भी समझिएगा। ज़रूरी नहीं कि ख़वातीन नहीं समझे, जो मर्द हज़रात में देख रहे हैं वो भी इसको ज़रूर समझने की कोशिश करें ताकि आप अपनी घर की ख़वातीन को उस टाइम पीरियड में हेल्प कर सकें जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। जी जनाब, तो इसी वाले से बात करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के वाले से कितनी डिस्कशन ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हमारी बहुत ही प्यारी मुनज़्ज़ा आरिफ, अस्सलाम वालेकुम जी, शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर निदान नजमी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ओबी एंड गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट आगा खान यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर शबाना मुफ्ती जो कि जनाब हैं BHRTI यानी कि बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपिस्ट, पाकिस्तान की पायनियर है इसमें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपको शो में खुशामदीद कहना चाहूँगी। और सबसे पहले तो मैं आप तीनों ख़वातीन से पूछना चाहूँगी कि हमें आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करें कि ये मेनोपॉज क्या है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स लवली टू बी हियर। मेनोपॉज देखें, खातून जो होती है ना वो एक रिजर्व ऑफ एग्स के साथ पैदा होती है। जब वो पैदा होती है तो उसकी टाइम पे एट द टाइम ऑफ बर्थ शी हैज़, अच्छा मुझे बता दीजिएगा जब मैं बहुत मुश्किल बोलूँ तो उनका एक एग का रिजर्व होता है जो कि फॉलिकल्स वगैरह सारे 2 मिलियन 3 मिलियन तक होते हैं। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वो एग का रिजर्व कम होना शुरू हो जाता है। वो आदमियों की तरह नहीं है कि एवरी मंथ उसका स्पर्म जो है बनता जाए, वो एक उसकी एग की क्वालिटी क्वांटिटी एज के साथ कम होती है। 30s में जाके बहुत कम हो जाती है और 40s में तो बिल्कुल 10,000 तक रह जाती है। और जब ये एग्स बिल्कुल ख़त्म होने वाले हो जाते हैं, 50 साल के आसपास एवरेज एज है, जब माहवारी पूरे साल के लिए ख़त्म हो जाती है तो हम उसे कहते हैं ये बंदिश हो गई, अब ऑफिशियली वो मेनोपॉजल होगी क्योंकि अब उसके पास एग्स नहीं है, फॉलिकल्स नहीं है। अब वो दो काम कर रहे थे, आपको फर्टिलिटी दे रहे थे, बच्चा पैदा करने की सलाहियत दे रहे थे, उसके साथ वो हार्मोन्स पैदा कर रहे थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। आपने एस्ट्रोजन का नाम लिया, एक टाइप ऑफ एस्ट्रोजन होता है एस्ट्राडायोल, 17 बीटा एस्ट्राडायोल जो जवानी का हार्मोन है, जो वाइटलिटी का हार्मोन है, उसके साथ टेस्टोस्टेरॉन, उसके साथ प्रोजेस्टेरॉन, उसके साथ DHEA जो आपके एड्रिनल ग्लैंड पैदा कर रहे होते हैं। ये सारे हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है खातून की हेल्थ के लिए। अब जब बच्चा भी नहीं पैदा कर सकती वो तो ठीक है कि आपकी फर्टिलिटी फेज पूरा हो गया, लेकिन अब अगर आपके
हार्मोन्स जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे फ्रॉम हेड टू टो, आपके जिस्म के अंदर उसके रिसेप्टर्स थे, आपके हार्ट को बचा रहे थे, आपके ब्रेन को बचा रहे थे, आपकी हड्डियों को बचा रहे थे, जोड़ों को बचा रहे थे, स्किन को, हेयर को, नेल्स को, सेफगार्ड बने बैठे हुए तो वो सारी प्रोटेक्शन खत्म हो गई। तो आपको सिम्टम्स भी आएंगे अर्ली 40s में, जिसे हम पेरीमेनोपॉज कहते हैं, जब आपकी माहवारी ऊपर नीचे होती है, फ्लक्चुएट। और जब आपके हार्मोन्स खत्म हो गए तो लॉन्ग टर्म में आपके सारी डिजीजेज आ जाएंगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन। तो यही मेनोपॉज है जो कि स्टार्ट हुआ 40s में प्रोसेस, और इसको भुगतना पड़ेगा हमें डिजीजेस की सूरत में, बुढ़ापे की एजिंग की सूरत में, कब 60s में। ओह माय गॉड, ये तो डॉक्टर नजमी बड़ी ऐसा लगता है बड़ी खौफनाक सी बात है। इज इट जितने सुनने में जितनी खौफनाक लग रही है, क्या जो खवातीन गुजारती हैं वो वाकई इतनी खौफनाक होती है? देखिए, इतनी खौफनाक हो सकती है अगर हम पहले से इन्वेस्टमेंट ना करें इसके अंदर। लाइक यू सेड इनिशियली कि ये लेट 30s से स्टार्ट हो रहा होता है, और लेट 30s में आप फील कर रहे होते हैं यूर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो आप सोचते भी नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में। बट एक्चुअली अगर आप इन्वेस्टमेंट लेट 30s अर्ली 40s से शुरू करें, then your 50s and 60s can actually be prime of your life. अच्छा, ये बता दें इन्वेस्टमेंट में कौन सी खवातीन कहेंगी वो ये कहीं कमेटियों की बात तो नहीं करी कि इन्वेस्टमेंट करें, हम कमेटियां डालना शुरू कर दें? इन्वेस्टमेंट ऑफ हेल्थ, हाँ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं खवातीन को कहती हूँ। तो आप खा क्या रहे हैं? हार्मोन्स की बात की, बिल्कुल हार्मोन्स हमारे बॉडी का एक बहुत मैंडेटरी जुज़ है, लेकिन उसके अलावा आप कर क्या रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, व्हाट आर यू ईटिंग, राइट? आप एक्सरसाइज कितनी कर रहे हैं? 30s में तो आप अपने कामों में ही लगे हुए होते हैं ना, या आप बहुत अच्छे होते हैं ओरिएंटेड टू योर हेल्थ, या बिल्कुल नहीं होते हैं कि बाद में देखेंगे। सो अगर आप उस वक्त से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें इन योर हेल्थ, then your 50s and 60s is the prime of your life. So menopause बहुत अच्छा हो सकता है अगर हम पहले से इन्वेस्टमेंट रखें इसके अंदर। और ये जो अर्ली मेनोपॉज वैसे मैंने तो अब शुक्र है कि ये मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया के प्लस पॉइंट्स भी हैं, और ख़ुद हमें पढ़ने का शौक भी है, रिसर्च का शौक भी है, वरना पहले मेनोपॉज को डिस्कस भी नहीं किया जाता था। और कभी कहते थे ना किसी को कोई मेनोपॉज से गुजरा तो कहते हैं मेनोपॉज से गुजरे ना, मुझे मेनोपॉज से। अच्छा, ये टैबूड एक टॉपिक था ना एक ज़माने में। मैं तो इस पॉइंट से ये कहूँगी कि आजकल जो यंगस्टर्स में जो दो ट्रेंड्स हैं, एक तो ट्रैश और बिल्कुल जंक फूड खाने का, ये आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। जितनी यंग लड़कियां बच्चियां देख रही हैं, फॉर गॉड सेक आज से अपनी डाइट, अपना खाना पीना दुरुस्त करें। बिकॉज एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट मेरी आंखों से भी गुजरी, उन्होंने कहा जो आप अपने साथ 20s में कर रहे हैं, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 50s एंड ऑनवर्ड्स, आपको यही रिटर्न मिलेगा। सो जितना, जैसे आपने कहा कि जितना आप इन्वेस्ट करें अपने ऊपर, इसी का आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं सोचूं अभी हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत बेहतर खालिस खुराकें और बड़ी अच्छी चीज़ें थी, हम उनसे एक डिग्री नीचे थे और हमें डांटें पड़ती थी, ये तुम लोग ये दूध नहीं पीते, फला नहीं खाते, बटर ये वो, जो कि हमें ज़बरदस्ती मुझे अपनी डाइट में ऐड करनी। तो और आगे जब मैं जनरेशन देख रही हूँ तो ये तो बिल्कुल ही कोक पी रहे हैं और फिजी ड्रिंक्स एंड ऑल, ये आगे जाके क्या करेंगे मुझे समझ में नहीं आता। एक ये चीज़, और दूसरा वो जो यंग कपल्स जो बस आजकल देखिए जनरल ट्रेंड बन गया, बेबी जल्दी नहीं पैदा करने, हमने अभी अपना टाइम एंजॉय करना है, उनको नहीं पता दे आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। और फिर एक टाइम आएगा जब आप तड़प रहे होंगे कि अब बेबी हो, और फिर अल्लाह की तरफ से वो डिले आते हैं और बड़े मसाइल पैदा होते हैं डिलीवरीज में भी, बेबीज, मतलब एक एनर्जी चाहिए। वो तो बात की बात है कि उनको रेज करने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। तो ये दो अलार्मिंग पॉइंट्स तो मुझे बहुत हिट करते हैं कि पता नहीं इस जनरेशन का आगे क्या हो। सही। अच्छा, वैसे जो आपने बात की, मैं इस बात को यहाँ से आगे बढ़ाऊंगी भी कि मुझे वाकई बताएगा, मैं चाहूँगी कि बड़े ऐसे ढके छुपे अल्फाज में बात भी हो जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें पता है हमारे घर के अपने मर्द भी देख रहे होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जब ख़वातीन लेती हैं या फिर इंजेक्शन लगवाती हैं, जैसे उन्होंने बात की, और ये बात बिल्कुल सही करी है कि लोग चाहते हैं, और हम उनके डिसीजन की भी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो कहते हैं जी हमें 3-4 साल तक बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए औरत जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है, वो इंजेक्शंस लगवाती है, मर्द नहीं होता, और उसकी वजह से एक तो बेचारी की बॉडी फूल भी जाती है, और फिर होता है कि जब वो कंसीव करना चाह रहे होते हैं तब वो कंसीव नहीं कर पा रहे। क्यों?
देखिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, अगेन वी हैव टू गो टू द बेसिक साइंस. वो जो एस्ट्रोजन होते हैं वो सिंथेटिक एस्ट्रोजन होते हैं. उसके अंदर एथेनल एस्ट्राडायोल, लेवोनॉर्जेस्ट्रल, मिलियंस आई कैन से द नेम्स, वो सारे सिंथेटिक हार्मोन्स हैं. उसने जहाँ पे जाके काम करना होता है वो आपकी छाती के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं. रिसेप्टर एक ताला है, उसके ऊपर हार्मोन चाबी है. तो हर हार्मोन हर जगह पे काम नहीं करता. हमें साइंस समझनी होगी कि आपके जिस्म के अंदर अल्फा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर्स, जीपर्स, मेम्ब्रेन, अब बहुत साइंस हो जाएगी. तो आपने जो खास हार्मोन, सिंथेटिक हार्मोन आपने पिल्स की सूरत में दिया, वो जाके छाती के रिसेप्टर्स पे काम करेगा. तो इसका मतलब है बाहर से जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन है वो ज्यादा हो गया, छाती का कैंसर ज्यादा हो सकता है. लिवर में मेटाबलाइज होगा, एब्सोल्युटली लिवर में मेटाबलाइज होगा. तो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स और रिटेंशन जो होता है ना, कैसे कहूँ मैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स का टाइम ज्यादा करेगा, आपके क्लॉट्स बन सकते हैं, खून जम सकता है. तो इसकी वजह से जो सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं, हम खवातीन को कहते हैं कि अगर ब्रेस्ट हिस्ट्री है, सिंथेटिक की बात हो रही है, नॉट नेचुरल बायोइडेंटिकल, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, वो आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई कर सकता है, क्लॉट्स कर सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म चेंज कर सकता है. तो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिंथेटिक हार्मोन्स इज रिस्की. इसकी वजह से आप चाहे मतलब उसको ज्यादा लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल ना करें. क्योंकि मैं एक बार जब ब्रेस्ट कैंसर पे हमने शो किया था तो उसमें भी था कि एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे खवातीन जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करती हैं. डॉक्टर साहब इसका मतलब है कि ये तो सेफ नहीं है, और क्या मुस्तकिल आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपको लेनी चाहिए? क्या हो सकता है? डॉक्टर साहब ने जैसे बात की कि आप बैकग्राउंड हिस्ट्री के साथ लेके चलते हैं. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर चीज़ तो ओवर द काउंटर वैसे भी मिल जाती है. बिल्कुल. सो मेनी अ टाइम्स आपने डॉक्टर से डिस्कस नहीं किया हुआ है, फ्रेंड से पूछा और स्टार्ट कर दिया, एंड देन यूर सेल्फ एडमिनिस्टर कर रहे हैं, एंड आपका बैकग्राउंड रिस्क फैक्टर असेस ही नहीं हुआ है. सो अगर वो नहीं हुआ है देन येस आपका इंक्रीज रिस्क हो गया. ब्रेस्ट कैंसर का भी हो गया, दूसरे प्रॉब्लम्स का भी हो गया, बीटी और चीज़ें होती हैं. लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ, प्रॉपर डिस्कशन के साथ करते हैं, then yes within the safe limit you can use it safely up to a certain period of time. और जैसे हमारे कोलीग ने बताया कि आप 40 साल तक अगर वेट करेंगे प्रेगनेंसी का, then naturally you're aging. तो अच्छा, लेकिन बाहर ये तो हमारे पाकिस्तान में बात की जाती है. अगर आप बाहर ये बात करें तो लोग कहते हैं नहीं जी हमने तो कंसीव ही 40 साल के बाद किया है और 40 साल के बाद ही बच्चे हो सकते हैं. तो ये क्या ये सही है? देखिए औरत बायोलॉजिकल क्लॉक पे है. बायोलॉजिकल क्लॉक का ये मतलब नहीं है कि आपके जो है 35 साल के बाद जो है बिल्कुल बच्चा नहीं पैदा हो सकता. आप ये देखें जिस तरह डॉक्टर साहब भी बता रही थी कि टीन एज प्रेगनेंसी अगर बहुत जल्दी कर ली जाए वो भी तो खतरा है. हालांकि प्यूबर्टी तो आपकी 15, 14, आजकल तो 12 साल में, 10 साल में हो रही है. जब माहवारी शुरू हो जाती है टाइम उसका बदल गया है. लेट बता रही है बच्चों को 9-9 साल में प्यूबर्टी. जी जी. आपके जो एस्ट्रोजन है, जिस तरह वो इन्वेस्टमेंट कह रही थी, एस्ट्रोजन आपकी फूड में भी है, प्रोसेस फूड में भी है, हर चीज़ में. बट गोइंग बैक टू द सब्जेक्ट, आपका अगर 19 साल से पहले प्रेगनेंसी होती है तो हम उसे कहते हैं टीन एज प्रेगनेंसी, जो ऑटोमेटिकली बाहर के कंट्री में और मेरे ख्याल यहाँ पे भी आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लेबल कर दिया जाता है कि अब ये खतरे वाली प्रेगनेंसी है. इसी तरह जब आपकी 35 साल के बाद होती है तो हम उसे कहते हैं एडवांस मैटरनल एज, यानी कि औरत, सुनने में बुरा लगता है कि औरत जो उसकी एडवांस एज हो गई है, तो कि बूढ़ी हो रही हूँ मैं, तो मैं अक्सर अपनी खवातीन को कहती हूँ व्हेन आई डिलीवर देयर बेबीज, AMA इसको कहते हैं, एडवांस मैटरनल एज. डरो मत, तुम ठीक रहोगी. द ओनली थिंग इज कि एजुकेशन हमें देनी पड़ती है, उनको अवेयरनेस देनी पड़ती है कि क्या क्या चीज़ें होंगी अगर आप हमल ठहरेगा नहीं, मिस कैरेज हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी. 40s में भी होती है जो लोग वेट करते हैं, 45 में भी हो सकती है. बट द जो खतरा है बीमारियों का बढ़ जाएगा जो प्रेगनेंसी के साथ आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. और प्रेगनेंसी होने का चांस, अगर ग्राफ देखें, आपने ग्राफ में रहना होता है, एक्सट्रीम नहीं देखना होता कि चीदा चीदा. अब अगर कोई 60 साल में बच्चा पैदा कर देता है तो पार्ट ऑफ न्यूज हो जाता है ना, दे बिकम पार्ट ऑफ. अभी आप देखें ना, वो इंडिया के जो सिंगर हैं सिद्धू मूसेवाला, ही वॉज मर्डर्ड. और उसके बाद क्योंकि वो अपने माँ बाप की इकलौती वाहिद औलाद थे, तो उसके बाद उनके माँ बाप भी एक प्रोसेस के थ्रू गुजरे. और उनकी अम्मा की अच्छी खासी उम्र थी, वो होंगी मिड 50s में, और मिड 50 से ज़्यादा की That's why she's a part of news. जी एग्जैक्टली. और उसके बाद उन्होंने कंसीव किया और उनका बेबी बहुत हेल्दी हुआ. अच्छा, हम आपने देखा होगा पहले कि मनसरी माएँ कुछ अपनी फैमिली लोग बताते थे, बड़ी हंसी भी आती, फिर हम कहते कि भाई लोग खवातीन कितनी फर्टाइल थी उस टाइम पे कि जी बेटी के यहाँ भी और अम्मा के यहाँ भी एक साथ ही बच्चों की विलादत हो रही होती है. अक्सर मैं लोगों से पूछती थी तो लोग बताते थे मेरी खाला जो है ना वो और मेरे अम्मी जो कुछ ऐसा बताते थे कि समथिंग एज
अम्मी ने भी एक टाइम में बच्चा पैदा किया, फिर आगे बेटी ने भी एक टाइम में बच्चा पैदा किया, उसमें कहती है ये कैसे हो गया कि मेरे मामू मुझसे 3 दिन छोटे हैं, हाउ कैन यू से दैट? ये हमारे, बल्कि मेरी अम्मी से भी पिछली वाली जनरेशन में तब हम ये सुनते थे कि दोनों के हाँ माँ के घर भी बेबी हो रहा है और बेटी के, बट एक ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारा जो क्वालिटी ऑफ फूड और जो हमारे खाने पीने की चीज़ें, खाद वाली सब्जियां और क्रॉप्स हम तक पहुंच रही हैं, जैसे जैसे उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू नीचे जा रहा है, वैसे वैसे हमारा प्रॉब्ली क्वालिटी ऑफ लाइफ और वो सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। तो मुझे तो बड़ा खौफ आता है भाई, जो बच्चे आजकल वैसे ही रबिश खा रहे हैं। जिस तरह प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर आपने बात की थी ना कि आजकल मेनोपॉज की एज कम हो गई। जी। पहले उसका इंसिडेंस 1% था, अब पूरी दुनिया में 3% हो गया। और अब जो मैं पेशेंट्स देख रही हूँ उसमें, यू बिलीव इट और नॉट, हर 5 पेशेंट में से मेरे पास तो कोई एक पेशेंट आ रहा है कि भाई हमारा 30 साल की लड़की है, उसका मेनोपॉज हो गया, ओवरीज ने काम करना बंद कर दिया और फिर अभी उनकी शादी भी नहीं हुई। फिर वो आके पूछेंगी कि अच्छा, मैंने 3 पेशेंट अभी पिछले 5 दिन में देखे, जो कि एक 33 साल की थी, एक 36 साल की। 36 साल वाज लकी कि उसके 4 बच्चे थे बिकॉज शी गॉट मैरिड अर्ली। लेकिन जो मेरे ख्याल 32 साल वाली थी, उसकी भी शादी होने वाली थी और वो पूछ रही थी कि अब अगर बच्चे नहीं होंगे और चांसेस इतने कम है तो क्या मैंने अपने इन लॉज को बताना है, क्या मैंने अपने हस्बैंड को बताना है? मैंने कहा ये तो मोरल कंपस की बात है, अखलाकियात की बात है। लेकिन मुझे ये बताएं, अब देखिए, अब वो जो लड़की ये बात करी, मुझे इसको बताना है, ये तो मोरल कंपस की बात है, उसको बताना है, बट मुझे बताएं ये उसके लिए, औरत के ये कितना मुश्किल है कि वो जो बंदी की ऑफ कोर्स की शादी नहीं हुई, तो उसको और भी कि वो बंदी जिसकी भी शादी भी नहीं हुई और पता चल रहा है कि नहीं जी वो इस लेवल को वो हिट कर गई है। तो मैं चाहूँगी ज़रा नफ्सियाती पहलू के वाले से बात भी करेंगे कि अगर हमें साइकोलॉजिस्ट ज्वाइन करेंगी। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। प्री मेनोपॉजल जो है, जो एक स्टेज है, हमें पता नहीं हम उसको हिट करके, हमें पता होना चाहिए कि भाई क्योंकि आफ्टर 30 ये आपको हिट कर रहा है, तो क्या क्या इसके सिम्टम्स, इस पर बात करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद नहीं में जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं मेनोपॉज के हवाले से। ये वो टॉपिक है जिस पे लोग बात करने से कतराते हैं, लेकिन क्योंकि भाई हर खातून को से गुजरना, और अब तो पेरी मेनोपॉज भी है, और पेरी मेनोपॉज आपको हिट करा जल्दी। जैसे माहवारी बच्चियों को जो प्यूबर्टी है, वो बच्चियों को पहले जो 13, 14 या 12-13 में हिट करती थी, अब वो बच्चियों को 9 साल में हिट कर रही है। सो हर चीज़ अब पहले हो रही है। तो क्या क्या सिम्टम्स हैं? क्योंकि देखिए जैसे कि इसमें हार्मोनल चेंजेस तो बेतहाशा हैं, बेतहाशा। आपको डील भी उससे करना है। क्यों मैं चाहती हूँ कि मर्द हज़रात भी शो देखें, ताकि आपको पता हो कि आपने डील कैसे करना है उन खवातीन से जो कि मेनोपॉज या पेरी मेनोपॉज से गुजर रही हों। तो ब्रेक के बाद हमें जनाब ज्वाइन किया है डॉक्टर सोबिया आफ्ताब ने भी, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। हम उनको भी शो में खुश आमदीद कहते हैं। और डॉक्टर साहब, वैसे आप मुझे बात बताएं, क्योंकि अभी हम ये बात कर रहे थे ना कि हर चीज़ जल्दी हमें हिट कर रही है, नफ्सियाती तौर पर जो है वो इसके क्या असरात होते हैं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए, नफ्सियाती तौर पे जो आपको हिट कर रहा है उसका अपना साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, बट जो आपका साइकोलॉजिकल मेकअप है ना, उसका भी कहीं ना कहीं वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी हमारा जो लाइफस्टाइल है, जिसमें हम आपके लिए एक्सरसाइज कर लें, हमारा स्ट्रेस लेवल है, ठीक है, होम एनवायरनमेंट है, अर्ली आपकी लाइफ में जो ट्रॉमास हैं, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस को लीड करते हैं। तो वो भी एक रीज़न है कि जो बच्चों में अर्ली जो अब आ रहा है, लाइक पहले नॉर्मल था कि 11 से 14 में हो रहा है, लेकिन अब 9-10 के बच्चों को भी हो रहा है। तो इसमें हमें ये देखना है कि उस टाइम पे भी वो टाइम था जब बच्चों को नहीं पता होता कि ये चीज़ आएगी। अब आजकल की बच्चियां 7-8 साल की, मतलब जहाँ थोड़े बहुत शऊर आ जाए बच्चों में, उनको पता होता है कि ये चीज़ होने वाली है। इससे पहले कि उनको प्यूबर्टी वो हिट करे, उनको ऑलरेडी इसके बारे में पता होता है। तो ये अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, क्या उसकी वो इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न? अ लॉट ऑफ एक्सपोजर हम रीज़न नहीं कहेंगे, बट लॉट ऑफ एक्सपोजर हम कहेंगे कि अवेयरनेस इज़ गुड, कि वो उन्हें पहले से पता है कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन एंड दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट ना। तो वो फिर उनको उस तरह से, और आप कहना चाहिए उनके लिए स्ट्रेस क्रिएट नहीं करता व्हेन इट हैपन्स। क्योंकि अगर आप पास में भी देखेंगे कि व्हेन दिस प्यूबर्टल एज जैसे ही आती थी, तो हमारी जो इर्द गिर्द के लोग होते थे, वो उन्हें लगता था कि पता नहीं क्या हो गया है, दिस इज समथिंग एबनॉर्मल। हालांकि दिस इज अ फर्स्ट साइन, जो कि बहुत हेल्दी साइन है कि देयर इज अ पॉजिटिव चेंज व्हिच इज हैपनिंग इन यू। लेकिन वो जो माइन थी या दादी हैं या इर्द गिर्द के जो लोग होते
ہوتے تھے پھوپھی خالہ, تو وہ اس کو پتہ نہیں ایک ہائپ کریٹ کر دیتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا بچے کو. تو آج کل کے اگر آپ بچوں کو دیکھیں گے جن کو یہ اویئرنیس ہے, دے نو دس از گوئنگ ٹو ہیپن, تو وہ اسٹریس فری ہیں. ہمیں تو لگتا تھا نا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور بہت اسٹریس فیل کرتے تھے. اب وہ بچے نارمل اپنا آپ دیکھیں اسکول بھی جا رہے ہیں, باقی چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو ایکسپوجر از اے گڈ تھنگ کہ آپ کو پتہ ہے بیکاز یو آر اویئرڈ. لیکن جو آپ کے گھر کا انوائرمنٹ ہے نا, وہاں پہ جیسے اگر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ارلی ٹراماز کی میں بات کر رہی ہوں, تو ٹراماز میں آ جاتا ہے پیرنٹس کے آپس کے جھگڑے ہیں جو بچے پہ سائیکولوجیکلی نیگیٹو افیکٹ کر رہے ہیں. اسکول کا بہت زیادہ اسٹڈیز کا برڈن ہے, بچہ اسکول میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا ہے, فرینڈس سے آپ کی نہیں بن رہی ہے. یہ وہ سارے اسٹریس فیکٹرز ہیں جو کہ ہارمونل امبیلنس کی طرف لیڈ کر سکتے ہیں, اور وہ کر بھی رہے ہیں. اینڈ دیٹ کوڈ بی ون آف دا ریزن کہ وہ ایک جو ارلی چینجز آ رہی ہیں. پلس ہماری جو ڈائٹ ہے, پہلے بہت ہیلدی ڈائٹ تھی, اب وہ اتنا پیور نہیں رہی ہے نا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ پیور. مجھے لگتا ہے ٹریٹمنٹ بھی لوگوں کو یاد رہتی ہے. جیسے آپ جب پیوبرٹی ہٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کو ماہواری آتی تو اس ٹائم آپ کو جو آس پاس کے لوگ جس طریقے سے آپ کو بتایا جاتا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. جیسے آپ سے ڈیل کیا جاتا ہے وہ بچے عمر بھر میں. ایک خاتون جن کی عمر کوئی 70 سال تھی, میں ان کا ایک ویلاگ دیکھ رہی تھی, اور وہ کہہ رہی تھی کہ جب ان کو پہلی بار جب ان کو ماہواری ہوئی تھی تو کہتی کہ میری نانی نے اور میری ماں نے مجھے بہت مارا تھا. اور وہ اتنا کہتی وہ ایج جس میں بچی کو کمفرٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اسے بچی سے اس کو سمجھائیں بچی کو. اور انہوں نے میری نانی میری ماں نے مجھے مارا, مجھے گالیاں دی. تو کہتی اب میں آج 70 سال کی ہوگی, اور وہ بتاتے ہوئے بھی رو رہی تھی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ انہوں نے اس کا کتنا امپیکٹ لیا ہوگا, اس کا ٹراما کتنا لیا ہوگا, کہ تو آلریڈی ان کی باڈی چین سے گزر رہی ہے اور اس کے بعد ان کے اوپر اتنا پریشر. تو ایسے ہی مجھے لگتا ہے جو پیری مینوپاز میں اور اس کے بعد دوسرا ساتھ میں مینوپاز میں بھی جو چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں, آپ کو جیسے لوگ ڈیل کرتے ہیں آپ کو یاد ہوتا ہے. میں ایک کال بھی لے رہی تھی جلدی سے. عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہے بھاول نگر سے. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام, کیسی ہیں میم؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میم شبانہ مفتی سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی جی بالکل کیجیے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم؟ میں بالکل زبردست الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دے. تھینک یو. میم میری ایج نا 32 ہے اور 8 سال میری شادی کو ہے میم, میرے بچے نہیں ہیں. تو میم پہلے مختلف میں نے ٹریٹمنٹ لیے ہیں, تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ویٹ لوز کریں, کوئی مطلب ہمیں کوئی دقت محسوس نہیں نظر آ رہی, کوئی بیماری نہیں ہے. تو میم 5 سال بعد مجھے فائبرائڈ ڈائگنوز ہوا, تو پھر میری ڈائگنوسٹک لیپٹوسکوپی میں پتا چلا کہ میری دونوں فلوپین ٹیوب بند ہیں. میری جان آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کوئی بات نہیں, یہ اللہ کی طرف سے میرا بچہ. ہاں ایموشنل, لیکن روئے نہ میری جان, پلیز آپ مت روئے. ہاں آپ کی ٹیوبز بند ہیں, آپ کا 8 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا, آپ نے فائبرائڈ سے جو نکلوا لیا ہے, رسولی بھی نکلوا لی ہے. اب میں آپ کو کہوں گی کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اپنا ٹائم مزید نہ خراب کریں. آپ جو REI ریپروڈکٹیو اینڈوکرینالوجسٹ ہوتے ہیں, جس کو آسان لینگویج میں فرٹیلیٹی ڈاکٹر کہتے ہیں, جو کہ آپ کو IUI, IVF اور ایسی چیزوں میں ہیلپ کرتے ہیں, ان کے پاس جلدی جا کے کنسلٹیشن لے لیں. ایک جنرل OB-GYN جو ہوتا ہے وہ آپ کا فائبرائڈ نکال سکتا ہے, آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے انیشلی, لیکن جب آپ جیسا کیس ہو جائے تو آلریڈی آپ 8 سال ویٹ کر چکی ہیں. آئی تھنک آپ کو اس کے اگلے لیول پہ جا کے اسپیشلسٹ سے بات کر کے اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو IVF جیسی اپنی چوائسیز کو دیکھنا چاہیے. جی میم میں نا تو پھر اس کے بعد ڈپریشن میں چلی گئی تھی نا. 1.5 سال تک میں نے ٹریٹمنٹ لیا اس کا, ڈپریشن کا. اچھا پتہ ہے کہ میری جان ایک اور چیز میں ان کو سجیسٹ کرنا چاہوں گی کہ جیسے اب ڈاکٹر صاحبہ نے ان کو بتایا کہ آپ کو ٹریٹمنٹ کے لیے جانا ہے, اب وہ ٹریٹمنٹ کی سکسیس ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ اپنے اسٹریس کو کتنا اچھا مینیج کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس تھاٹ کے ساتھ جائیں گے کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, یعنی زندگی میں ایک رول یاد رکھیں کہ آپ جو زندگی میں چاہتے ہیں نا اس کو اپنی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھیے, یعنی مینیفیسٹ ہوتا ہوا دیکھیے. تو آپ جب تک اسے آپ اس کی دیکھتے ہیں نا, پاسبلٹی نہیں دیکھتے, وہ کہتے ہیں نا اللہ میاں بھی آپ کو آپ کے گمان کے مطابق دیتا ہے. تو اسٹریس کو بہت مینیج کرنا بہت ضروری ہے. ایک چیز میں اس میں ایڈ کر دوں, کیونکہ ان کے اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں وہ کافی دیر ویٹ کر چکی ہوئی ہیں. ان کے ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ ویٹ کم کریں, لائف سٹائل پہ کام کریں, کرونک سٹریس ختم کریں. لیکن ہمیں ایک چیز بہت کلیئر کٹ سیکھ لینی چاہیے کہ جب آپ ایک اسپیشلسٹ دوسرے اسپیشلسٹ کو بھیج رہا ہو تو اٹ نیڈس ٹنز آف منی. ایک سرٹن کلاس کی عورت کو آپ ایک ڈاکٹر کے پاس, میں ان کے پاس بھیجوں, پھر وہ ان کے پاس بھیجے, پھر
امیجن کہ کس قدر پیسہ ان کا لگ رہا ہے. تو آپ کو جب کوئی فرٹیلیٹی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ نے پیسے اتنے لگانے ہیں, آئی وی ایف از ویری ایکسپینسو, اور آپ نے کہا کہ جی میں نے اتنے سائیکل یوز کرنے ہیں, تو ان سے پوچھ لیں کہ کتنا چانس ہے کہ میں پریگننٹ ہو بھی سکتی ہوں. نہیں, گو ود دا اسٹیٹس, کیونکہ اب آپ نے ڈیسیژن لینا ہے کہ میرے حق حلال کی کمائی اس پہ لگنی ہے, میں نے ہونا یا نہیں ہونا وہ اللہ کرم کرے گا, لیکن اسپیشلسٹ سے کنسلٹیشن از مسٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ تو وہ بھی مجھے بتائیں کہ یہ جو اسٹریس ہے, ہم جیسے بریک میں بات بھی کر رہے تھے نا کہ آپ جب اسپیشلی ٹائم کرو گے نا کہ مجھے بھی کنسیو کرنا ہے, میں کیوں نہیں کنسیو کر پا رہی, دیٹ از دا ٹائم آپ سچ میں نہیں کر پاتے. لیکن جب آپ چھوڑ دینا اللہ پہ کہ چلو کوئی بات نہیں, میں بھی اپنی زندگی, تو پتہ چلتا ہے جی دا ویری نیکسٹ منتھ جو ہے آپ کنسیو بھی کر لیتے. تو اس کا اسٹریس کا اور کنسیپشن کا کتنا گہرا تعلق ہے؟ تھوڑا سا اس میں جو ہے نا ریلیجیس اسپیکٹ بھی اگر ایک ٹچ کر لوں, تکفل اسی کو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا بس آپ نے. دا مومنٹ اللہ بھی کہتا ہے آپ چھوڑ دو, دا مومنٹ آپ چھوڑ دیتے ہیں, آپ میڈیکلی اگر اس کو ریلیٹ کریں تو یور اسٹریس کمس ڈاؤن, اینڈ دا مومنٹ یور اسٹریس کمس ڈاؤن تو آپ کے اے ٹو زی جتنے باڈی میں ریسیپٹرز ہیں وہ سب نارمل لیول پہ فنکشن کرنے لگتے ہیں, انکلوڈنگ آپ کا ریپروڈکٹیو سسٹم. اینڈ دین آبویسلی اگر آپ نے اسٹریس لیول کم کیا, آپ کے نیچرل فنکشنز شروع ہوئے, تو مینی اے ٹائم یو کنسیو نیچرلی. سو کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن اس کو سمجھانا اور اس کو ایکچولی ان کے ہسبینڈ کو بھی ان کی سپورٹ کیجیے. اینڈ آئی ہوپ میری جان کہ آپ کو گھر سے, آپ کے سسرال سے ایسا کوئی پریشر نہ ہو. باقی اللہ پاک آپ کو زندگی دے, صحت دے, اللہ پاک جو ہے وہ ضرور آپ کو نوازے گا جس کو آپ کو چاہیے. اچھا, ہم وہ ذرا بات کر رہے تھے ذرا سمٹمس کی, اگر میں ذرا کوئکلی بات کروں کہ سمٹمس کیا ہوتے ہیں پیری مینوپاز کی وجہ سے. دیکھیں پیری مینوپاز کے کامنسٹ تو اسٹارٹ کرتے ہیں نا کہ جی پیریڈز ارریگولر ہو گئے, ہاں ٹھیک ہے عمر بڑھ رہی ہے, اٹس ناٹ جسٹ دیٹ. سو آس پاس والوں سے بھی پوچھیں ہاؤ ایم آئی, you know? Exactly. So جیسے ٹرک کے پیچھے نہیں لکھا ہوتا how am I driving? How am I driving? Exactly. So it starts gradually. مطلب آج آپ ہنس کھیل رہے ہیں, کل آپ کو اسی بات پہ غصہ آ رہا ہے, اریٹیٹ ہو رہے ہیں, موڈ خراب ہو رہا ہے, ڈپریشن ہو رہا ہے, ہاٹ فلشز with regular periods آنے شروع ہو رہے ہیں. پیری مینوپاز میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ہاٹ فلشز مینوپاز سے بھی ہاٹ فلشز شروع ہو رہے ہوتے ہیں, موڈ چینجز ہو رہے ہوتے ہیں, سلیپ خراب ہو رہی ہوتی ہے, باڈی ایکس شروع ہوتے ہیں. خالی ایسے کر کے بیٹھے تھے, کل ایسے بیٹھے تھے کچھ نہیں ہوا, آج ایسے بیٹھے گھٹنے میں درد شروع ہو گئی, رائٹ. سو آپ کے جوائنٹس پرابلم آتے ہیں, سو مینی تھنگز آر گوئنگ آن, سلیپ ڈسٹربنس ہو رہی ہوتی ہے, بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اینڈ دین وہ گریجول ایسا ہو رہا ہوتا ہے, آپ کو شروع میں اندازہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ اٹس ہیپننگ ٹو یو, دین سڈنلی اٹ گوز. میں ذرا سمٹم سے مزید بات کروں گی, اور جو نے ایکسپیرینس کیا, میں بہت سی خواتین نے کہ میں دیکھ بھی رہی ہیں, ان سے بات کروں گی لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مینوپاز کے سسٹمز اور پیری مینوپاز کے سمٹمز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اور ایک اور چیز ہم بریک میں ڈسکس کر رہے تھے کہ جی خواتین پہ ایک ویسے بھی ہاؤس ہولڈ میں بہت زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے. گھر میں اس نے پیسے کہاں رکھے ہیں سے لے کے اس کے میاں کی شو پالش کہاں پڑی ہوئی ہے, اور اس کے بعد ہزار بند دانا کہاں پڑا ہوا ہے, کچن میں ہر چیز کہاں, الیکٹرک ٹیپ کہاں پڑی ہوئی ہے, ایگزیکٹلی ایک ایک چیز گھر کی, تو اسی سے بار بار سوال پوچھے جاتے ہیں. اور اب سوچیں اتنا آپ کے اندر ہارمونز کا طوفان ہو, اس پہ ہر کوئی گھر کا بندہ آ کے آپ ہی سے سوال پوچھ رہا ہو. میں کہتی ہوں تو ہارمون کا طوفان نہ بھی ہو, لیکن ہر بندہ اگر آپ ہی سے پوچھ رہا, آپ پہ اسٹریس ہو, تو انسان چڑھے گا ہی نا. اور اگر ایسی کوئی آپ کے ساتھ فزیکل اور مینٹل کنڈیشن چل رہی ہو, تو اس میں آپ کو کتنی چیز جو ہے وہ تنگ کرے گی, آپ سے الجھن کا شکار ہوں گے. تو آپ نے بولا کہ جیسے ایک دم سے یہ پیری مینوپاز میں کہ اس میں بھی ہے کہ ایک دن آپ کو جوائنٹ سے پین نہیں, اور اگلے دن ویسے بیٹھوں گی تو میں کہوں گی میری ٹانگس ہو گئی ہے, یہ میرے گھٹنے میں درد شروع ہو گئی ہے, اور موڈ سوئنگز ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یو گون تھرو اٹ, سو کیا چیز نے آپ کو ہیلپ کیا کہ آپ اس سے نکلیں؟ سب سے پہلے تو پیری مینوپازل فیز میں آئی اسپوک ٹو مائی ممانی. وہ بڑی بہت مزے کی بندی ہے, شی از مور لائک فرینڈ ٹو می دین ممانی. تو میں نے کہا یہ ایسے ایسے مسئلے چل رہے ہیں نا, میں کیا کروں. اچھا, لیکن مجھے بتائیں ایسا کیا ہوا کہ آپ کو لگا کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے, آپ کیا کس چیز سے گزر رہی تھیں یہ بھی بتائیں. مطلب پیریڈز ارریگولر ہو رہے تھے, اور مجھے بس صرف اتنا ہی پتا تھا. ویسے تو خیر ان اے وے اگنورینس از بلیس. ایک زمانہ تھا جب ہماری مدرز گرینڈ مدرز اس سے گزری, تب بات ہی نہیں ہوتی تھی. لیکن میں نے کبھی اپنی امی کو اس طرح چڑچڑا وہ والی چیزیں, اور بعد رونا بھی آتا ہے. ہاں, اور ایک اور پتہ جو چیز میں پروگرام پہ آنے سے پہلے بھی سوچ رہی تھی
کہ कुछ लोग होते हैं जब वो सोचते हैं ना अच्छा इसके साथ ये सिम्टम होते हैं, तो रिमेंबर एक कहानी पढ़ते होते थे सिलेबस में, मैन हु वाज हॉस्पिटल। हाँ, मैन हु वाज हॉस्पिटल। तो वो जो सिम्टम देगा, हाँ ये मुझे भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो वो चेकलिस्ट आपके दिमाग में। तो प्लीज़ ऐसा नहीं है। मुझे सबसे पहले जो मेरी मुमानी ने बहुत प्यारी बात की थी, उन्होंने कहा देखो ये कुदरती अमल है, अल्लाह ताला ने ये नेचर रखी है, ये फेज़ हर किसी पे आना ही आना है, ठीक है। इसको जितना पॉजिटिवली, जितना कंफर्टेबली लोगी ना अपने पे, इसको बिल्कुल सर पे सवार नहीं करना, तो ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। आप यकीन करिए, मैंने ऐसे गिरा लगा के नहीं अपनी ज़िंदगी के साथ बांध ली, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी लगता है कि टेम्परेचर ज़रा ज़्यादा एसी या हवा के नीचे बैठ जाऊँ, बस कोई हॉट फ्लैशेस नहीं, कुछ ऐसा नहीं। और हर बॉडी का रिएक्शन डिफरेंट होता है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को, मुझे सारे ही सिम्टम्स हो रहे हैं। आई वेंट थ्रू डिप्रेशन, आई वेंट थ्रू बैड पैचेस, यही वाले, स्किन ड्राई होनी शुरू हो गई थी, फ्रोजन शोल्डर हो गया, प्लांटर फास्ciitis हो गया, ये सारी चीज़ें नॉर्मल, बट आई नेवर टुक इट कि सारी ज़िंदगी के लिए हो गया। आई सेड मैं इसको ठीक करूँगी। सो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली जो मैं अपने आप को करती हूँ ब्रेन फॉग को अवॉइड करने के लिए, आई गिव माई सेल्फ न्यू चैलेंजेस। मैंने कई दफ़ा YouTube से देख के क्रोशे करना सीखा है, जो मुझे कभी नहीं आता था। YouTube से आई लर्न हाउ टू बेक बिस्किट्स एंड केक्स। अभी रिसेंट मेरा पैशन ये है, डू समथिंग न्यू जो आपने नहीं किया हो। आपका ब्रेन अलर्ट होता है, आपको एक डोपामिन मिलती है कि ओह वाओ आई कैन डू दिस एज वेल, मैं तो ये भी कर सकती हूँ। कुछ नया सीखें। मेरे फ़ोन पे डुलिंगो ऐप है, मैं स्पेनिश सीख रही हूँ, दैट्स माई वन जर्नी। उसके सेवरल रीजंस हैं, लेकिन एक ये है कि ब्रेन जिम ज़रूरी है, अपने दिमाग को चैलेंजेस दें। हम ये बात क्यों नहीं करते ब्रेन जिम की? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे टाइम हर औरत छोड़े लैंग्वेज सीखे ना सीखे, लेकिन ये प्रोग्राम देखने वाले सारे लोग, खासतौर पे ख़वातीन और लड़कियाँ, जितनी ब्रेन जिम हाउसवाइफ या वर्किंग वुमन कर रही होती है, बंदे नहीं कर सकते। एक इलेक्ट्रिशियन आ जाए ना तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। अच्छा वो क्या पड़ा, तार है हमारे घर में कहीं पड़ी हुई, और मैं कहती हूँ हाँ वो जो आप सबके, और मुझे बच्चे कह रहे होते हैं यार मामा गेट रिड ऑफ द ट्रैश, फेंक क्यों नहीं देती हैं आप? मैंने कहा जब तुम लोगों के पास फला चीज़ चाहिए होती है ना, फिर मेरे पास भागे आते हो। डू वी हैव कोई स्पेयर तार पड़ी हुई हमारे पास? मेरी हाँ वो लॉन्ड्री रूम में जाके देखो, फला ड्रॉर खोलो। तो ऐसे होता है। औरत तो अल्लाह ताला ने एक बहुत ज़बरदस्त जेंडर बनाई है, हमें सिर्फ अपने पे यकीन होना चाहिए नंबर 1, और दूसरा हिम्मत नहीं हारे। हम बहुत अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक हैं। बेशक बेशक बेशक। तभी तो अल्लाह पाक ने देखिए आपको वो मोजज़ा दिया कि आप एक और ज़िंदगी को इस दुनिया में लेकर आ सकते हैं। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। और मैं खुद जब माँ बनी तो मैं अपने आप को देखती, मैं कहती अल्लाह में तेरा शुक्र है कि तूने मुझे एक पहली बात इस काबिल समझा, और तूने मेरी बॉडी को इतना खूबसूरत बनाया हुआ है कि मैं क्या करने जा रही हूँ। वो बड़ा प्यारा एक फेज़ होता है। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक जितनी भी हमें ख़वातीन देखनी है जिनकी जो प्रॉब्लम, हमारी बहन की कॉल आई थी पहले, तो अल्लाह पाक आपको भी खुशी से नवाजे। इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं अफशीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम अफशीन। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं डॉक्टर शहाना से बात करना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी सलामकुम डॉक्टर मेरा सवाल ये है कि लास्ट ईयर मुझे काफ़ी यानी बड़े साइज का फाइब्रॉइड डायग्नोस हुआ था, तो उसके बाद मेरी डॉक्टर ने हिस्टेक्टोमी कर दी थी। लेकिन उसके बाद से जो है मुझे वो यानी 1 साल तक तो मैं बिल्कुल सेट रही, लेकिन 1 साल के बाद से जो है मुझे बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस और मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो गया है बिल्कुल। मेरी हड्डियों में पेन और ये बहुत ज़्यादा रहने लग गया है, तो मैं इसके लिए क्या करूँ? देखें, अगर तो उन्होंने आपकी ओवरीज छोड़ दी थी तो आप फिर भी थोड़ा बच गए हैं सर्जिकल मेनोपॉज में। नहीं डॉक्टर साहब, ओवरीज भी रिमूव कर दी थी, कंप्लीट हुआ था। ये इसको कहते हैं सर्जिकल मेनोपॉज। एक तो अभी ये बात कह रही थी ना, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, नेचुरल मेनोपॉज। नेचुरल मेनोपॉज की साइंस को बाद में समझेंगे कि वो क्यों खतरनाक होता है और खाली लाइफस्टाइल आपको हेल्प नहीं कर सकता, उसकी साइंस पे मैं बाद में बात करूंगी। आपका मैं ये जवाब दे देती हूँ कि सर्जिकल मेनोपॉज जब आपको हो जाता है तो जो आपकी चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता आनी थी 50 साल 45 के बाद, वो आपको 30s में जिस दिन आपकी ओवरीज निकाली, आपके हार्मोन्स जो ऐसे नीचे जाने थे वो ऐसे नीचे चले गए। इट्स अ क्राइम कि अगर कोई डॉक्टर आपको
हार्मोन्स दिए बगैर घर भेज दे, क्योंकि आपकी जो आपने एक्सेलरेटर होता है ना जो गाड़ी चलाने वाला, उसके ऊपर पाँव रख दिया है और अब तेज़ी से आप इन्फ्लेमेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि जो बुढ़ापे की चेंजेस आनी थी आपको 50 साल के बाद, ये स्लो प्रोसेस है। सिम्टम्स एक बात होती है, सिम्टम्स आपको आ रहे हैं जो आपके जिस्म आपको बता रहा है कि यू नीड हेल्प, आप जाके अपना लाइफस्टाइल अच्छा करो, अपने अर्ब्स लें, आप एक्सरसाइज करें, अपने स्ट्रेस को कम करें, अपनी नींद को अच्छा करें, आप जड़ी बूटियाँ लें, आप जिस तरह प्रिमरोज़ कह रहे थे, या शतावरी ले लें, या इस तरह के मैग्नीशियम, विटामिन D3, आप अपनी ग़िज़ा को अच्छा रखो, ये सारी चीज़ें आपको सर्टन हेल्प करेंगी। लेकिन अब आपके अंदर इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आपको हार्मोन्स पे चले जाना चाहिए जल्द से जल्द, अगर आप चाहते हैं कि 70 साल में जाके 60 साल में आपको वो बीमारियां ना आएँ जो कि बुढ़ापे की बीमारियां, क्योंकि स्लो प्रोसेस आपके अंदर शुरू हो गया। आप बायोइडेंटिकल हार्मोन्स शुरू कर दें जल्द से जल्द। अच्छा मुझे बताएं, ये आपने बात की ओवरीज अगर रिमूव कर दें, और बहुत सारी जगहों पे ओवरीज ड्रिल भी कर दी जाती हैं, अब तो आजकल कोई नहीं करता। ड्रिलिंग इज़ अनदर थिंग जो की जाती थी PCOS वगैरह के, अब तो इस बिल्कुल ऑब्सोलीट चीज़ है, कोई नहीं ड्रिलिंग करता। भी इसी वजह से अब कम हो गई है। एक तो बेहतर इलाज आ गए हैं, एंड दूसरे आप ज़्यादा ड्रिल करेंगे तो उससे भी चांस है कि आप ओवरी को सॉर्ट ऑफ उसका जो पोटेंशियल है कम करें। अच्छा देखिए डॉक्टर निदा, फाइब्रोइड था इतना बड़ा, 7 ओवरीज बेचारी अगर हेल्दी थी तो डॉक्टर ने निकाल दी कि चलो वहाँ पे बैठी हुई हैं। इट्स अ क्राइम कि आप We really don't know क्यों निकाली, क्या हुआ, लेकिन उसमें रूटीन में नहीं निकालना रूटीन में नहीं। आपकी हेल्दी ओवरीज को कोई नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन देखो अगर हिस्टेक्टमी भी करें ना अगर आप, तो आपका जो ब्लड सप्लाई होता है बच्चेदानी का और ओवरीज का आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। तो क्लिनिकल रिसर्च दिखाता है कि अगर हिस्टेक्टमी कर दें से 2-3 साल पहले, अगर आपको 50 में होना था मेनोपॉज, तो हो सकता है आपको 3-4 साल पहले हो जाए। और अगर आपने ओवरीज निकाल दी, वो तो आपने सोर्स ऑफ हार्मोन खत्म कर दिया। और जिसके साथ कि आपने वही बात की कि क्राइम अगर आप अपने पेशेंट को विदाउट हार्मोन्स दिए उसको घर भेजिए। अच्छा हमारे साथ मिसेस नईम मौजूद है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक। मैडम क्यों कह रही है मुझे, मेरा नाम नहीं। कैसी हैं आप? ठीक है शुक्र अल्लाह पाक, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक। आप बताइए। अच्छा मेरे मसला ये है कि मैंने आपको पहले भी कॉल की थी, मेरे तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं शादी को, मेरी औलाद भी नहीं है। मेडिकल तो हम लोग पहले क्लियर थे, लेकिन अभी बड़ी मशीन का मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, यूटलस में मेरी रसोली आई है और अंडेदानी में भी रसोली आई है। तो उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेट होगा तो बच्चेदानी यानी कि निकाल दी जाएगी। तो मेरे मियाँ कह रहे हैं मैंने निकालने नहीं देनी, तो आप कोई ऐसा हल बताएं जिससे मेरी ये रसोलियाँ भी खत्म हो जाए और अल्लाह ताला मुझे औलाद से नवाज दे। मैंने हर किस्म का इलाज करवाया और जोड़ों की मुझे दर्द रहती है और उसके अलावा सर में भी शदीद दर्द है, ऐसे सर में जिस तरह कोई चीज़ नहीं हिम्मत के घूमती होती, इस तरह तकलीफ होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे कोई ऐसा हल बताएं कि मेरी अल्लाह ताला मुझे ये तकलीफ से भी दूर करे और मुझे औलाद से भी नवाज दे। मिसेस नईम, वैसे अगर मैं पूछना चाहूँ आपकी एज क्या है? मेरी एज हो गई है तकरीबन 40 के करीब अब हो गई है। 40 के करीब। चलिए मिसेस नईम हमारा शो देखते रहें, मुझे बताएं। देखें यही सारे अफसोस भी होता है और मतलब जो आप हेल्प कर सकते हैं करें। 40 की उम्र में कितने अरसे से इलाज कराते चले आ रहे हैं, राइट। और अब क्या है हल, फाइनल हल ये है कि इसका हल ये है कि सब निकाल दें, लेकिन उन्हें तो औलाद चाहिए। औलाद चाहिए बिल्कुल। ऐसे पेशेंट्स को मेरे ख्याल से तो जल्द से जल्द, जैसे मिसेस नईम बोल रही हैं, प्रॉपर फर्टिलिटी सेंटर में जाएं। क्योंकि 40 में भी ऐसा नहीं है कि औलाद होने का 0 चांस है। हमारे पास बनीजा अहमद आई, वो बता रही है ना 40 में मतलब मुश्किल नहीं है, लोग करते हैं। लेकिन वही बात है कि एक जनरल प्रैक्टिस में अगर आप सिर्फ दवाइयाँ खाते रहेंगे तो आपको शायद उसका कोई नतीजा नहीं मिलने वाला। आपको प्रॉपर जो नेक्स्ट लेवल के जो इलाज होते हैं, IVF होता है या और कुछ, और लोग करवा रहे हैं, तो लोग करवा रहे हैं। अगर कर सकते हैं अफोर्ड तो, और सेफ है ये इलाज, मतलब ये हर तरह से ये एक नॉन इलाज। लेकिन कहते हैं कि अगर IVF फेल हो जाए तो वो भी बड़ा ट्रॉमेटिक होता है। इसीलिए मैंने कहा कि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से अगर कंसल्टेशन करें, बिकॉज वो आपको स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू करते हैं उस प्रोसेस में। आपको बताते हैं आपके इस रसोली में, उस रसोली के साथ, आपकी उम्र के साथ आपका क्या चांस बनता है, और फिर आप डिसाइड करें कि क्या आप ये चांस लेना चाहते हैं कि नहीं। एक है कि 0% चांस है तो कोई भी नहीं लेना चाहेगा, लेकिन अगर आपको कह रहे हैं कि आपको 10% चांस है, 15% चांस है,
मे बी 5 लोग नहीं लेना चाहेंगे लेकिन 2 लोग उस चांस को ले लेंगे। हाँ, लेते हैं, बिल्कुल लेते सो मेरे ख्याल से इनको जल्द अज जल्द जो है वो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास बिल्कुल जाना जी। और चाहिए। इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ मौजूद है मेरी जान, तो आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। मैं ज़रा नफ्सियाती, क्योंकि देखिए वही बात कर रहे थे ना कि जब बहुत वल्नरेबल आप पे एक स्टेज आती है, जब आप माहवारी होती है आपको पहली बार जब होते हैं माहवारी, तब उसके बाद जब आप कंसीव करते हैं, जब आपका बच्चा पैदा होता है, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, उस वक्त जो लोगों की बातें आपको याद रहती हैं, माहवारी के टाइम की जो बातें कहीं भी आपको याद रहती हैं, ऐसे पेरी मेनोपॉज में, फिर उसके बाद मेनोपॉज में भी एग्जैक्टली ऐसे ही है कि जो लोगों के आपके साथ रिएक्शन होते हैं वो आपको याद रह जाते हैं। ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखें, हमारी जितनी भी हमारी लाइफ में जो हैपनिंग्स हो रही है ना, तो हमारी जो भी अच्छी मेमोरीज भी और ये मेमोरी होती है ना, ये यानी जो भी मेरी लाइफ में हुआ, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय मेमोरी सिस्टम। तो ये सारी शेल्फिंग हुई होती है, यानी इसका मतलब मेरी लाइफ के इवेंट, जैसे लाइब्रेरी में बुक्स रखी होती है ना, ये इस चीज़ की बुक है, ये इस चीज़ की बुक है, इसी तरह से हमारी लाइफ, हमारे ब्रेन में स्टोर्ड है। जी बिल्कुल, वो लाइब्रेरी में एक कहते हैं ना शेल्फिंग हुई हुई, और ये सारी मेमोरीज और ट्रॉमाज हमारे वहाँ पे स्टोर्ड होते हैं। तो उससे सिमिलर कोई भी इवेंट हमारी लाइफ के बीच में होता है ना, हमारे ब्रेन का एक जो है इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियल और अनरियल में नहीं कर सकता। लाइक जैसे मैं एक मिसाल दूँ इस वक्त के आपके सामने, मैं कहूँ कि लीमू है, ठीक है, और उसको हम काटते हैं, ठीक है, और उस पर मैं चाट मसाला लगाती हूँ, उसको आप मुंह में लें तो पानी आ रहा है या नहीं आ रहा? देयर इज नो लेमन हियर, लेकिन आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसी तरह से वो वाकयात आपकी जिंदगी में अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसकी जैसे ही सोच आती है, तो क्योंकि रियल और अनरियल में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता ब्रेन, यस, तो ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है। तो वो उस वक्त आप उन इवेंट्स को रिलीव करते हैं, तो वो उस वक्त का ट्रॉमा जो उस वक्त आपको कहा गया, तो इसका मतलब है एवरी टाइम जब उनको वो उनकी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आया होगा, तो वो सारी उनकी मेमोरीज, क्योंकि वो सारी एसोसिएटेड चीजें फिर आप रिलीव का मतलब ये है कि आप फिर से एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको, तो वो उसके साथ आप एक्सपीरियंस करते आए हैं, वो आज तक वो लाइफ में फिर वो कहीं ना कहीं, और आप इस जितनी दफा आप एक्सपीरियंस करेंगे उस ट्रॉमा ने उस वक्त जितना आपको इफेक्ट किया था, वो आज भी आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को उसी तरह से इफेक्ट कर रहा होता है। इस बात को भी ज़हन में रखने की जरूरत है कि जब हम इन तमाम तरह फेजेस के वाले से बात करें, तो आप अपनी जिंदगी में भी एक अलग फेज पे चल रहे हैं। अगर मैं मेनोपॉज के वाले से बात करें, तो जब खवातीन जब मेनोपॉज को हिट करती हैं, तो शादियां हो चुकी हैं, बच्चे उनके पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी एज में पहुंच गए हैं, बच्चों की शादी होने वाली है, फिर बच्चों अपने करियर की चॉइसेस बना रहे हैं, घर में बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं, और वो प्रेशर एक अलहदा है, वो मेंटल एग्जर्शन अलहदा है बच्चों को लेके, और उस मेंटल एग्जर्शन में ये जो आपके अंदर चल रहा है, तो ये कितना मुश्किल होता होगा। यानी वो यानी आप ये कह लें कि बाहर भी तूफान और एक अंदर भी तूफान चल रहा है, तो आपको उन दोनों को जो है ना मैनेज करके चलना है, कि उसको भी कि वो स्टॉर्म आपको इफेक्ट नहीं करे। तो उसमें बहुत जरूरी है कि आपकी जो लाइफ में हम कहते हैं ना कि जो एक तो जैसे बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी बातें की कितनी नई चीजें सीखी हैं उन्होंने, जैसे कि आप देखें कि बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो आपको बताए होंगे, हम लोग सुबह से शो में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हर खातून को वो सिम्टम नहीं हो रहे हैं। आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि वेट गेन होता है, हर एक का वेट गेन नहीं होता है, लेकिन अगर मैंने सोच लिया तो फिर मैं खाती पीती भी रहूंगी, वजन बढ़ जाएगा कि मैं तो बस इससे गुजर रही हूँ, मेरा वजन बढ़ना है। अकीके पे जो आपने 4 गुलाब जामुन पूछते हैं ना, वो लगने और आपके डोंट थ्रो इट ऑन मेनोपॉज। तो एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखने की बहुत जरूरी है। फिर आपकी कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, जिसको कहते हैं बहुत हल्की फुल्की टेक्निक्स हैं, जो हम जिंदगी में वैसे भी कर सकते हैं। कुछ आपने भी जैसे बताया कि हम भी डिस्कस कर रहे थे कि हम कोई ना कोई ऐसे शोज देख लेते हैं जो कि आपको आपके मूड को अच्छा कर देते हैं, तो वो एक लाफ्टर थेरेपी भी आपकी हो जाती है, वो कर लें। अब डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो हम नॉर्मल बैठे भी मेनोपॉज इज द टाइम कि जब आपको ना अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ और ज्यादा मिलने की जरूरत है, और ये बच्चों को भी चाहिए, मियाँ को भी चाहिए कि खवातीन को दे दे थोड़े पैसे, जाके शॉपिंग करके आए, अपने दोस्तों के साथ बैठे कॉफी शॉफी पी कर आए, क्योंकि ये कैसे टाइम है कि जब आपने दोस्तों के, वो बाकी आपकी फ्रेंड्स जो कि एग्जैक्टली उस चीज से गुजर रही हैं, और जब आप दोनों बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, आई थिंक इट हेल्प्स यू लॉट, क्योंकि आपको ये भी नहीं लगेगा दैट आई एम ऑड वन आउट, That's true. Everyone has to go through it, हर बंदे को गुजरना है, तो आपको वो एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी कि है अब गुजारना कैसे, इस पे बात करते हैं। और अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पता होना कि ये चीजें होनी है, तो फिर आप उनको एक्सपीरियंस उतनी इंटेंसिटी से नहीं करते। लेकिन मुझे एक चीज पता ही नहीं है कि मेरा ये मूड चेंज आएगा, मैं इरिटेबल होंगी, मुझे डिप्रेशन होगा। अब मुझे पता है ना कि आई फील, मैं आप डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, तो आई डू समथिंग, मैं बाहर निकलूंगी, दोस्तों से बात करूंगी, मैंने कोई मूवी देख ली, किसी के साथ टाइम स्पेंड कर दिया, मैं अकेले रूम में नहीं। ये मैं डॉक्टर मुफ्ती आपसे भी सवाल से जानना चाहूंगी कितना जरूरी है, लेकिन हमारे साथ कॉलर मौजूद है मेहमूना डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मेहमूना, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले जुम्मतुल मुबारक आप सबको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आज भी सकीना की शहादत भी है, फिर आप मजलिस है तो घर में, तो फिर आप सबके लिए खुशी दुआ करूंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने लोग हमें देख रहे हैं, उतनी खवातीन जो बच्चों के लिए परेशान है, तो मैं उन्हीं के सदके से दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक उनको साहिब औलाद भी करें। जी इंशाल्लाह सबसे दुआ करेंगे। इलाही आमीन। जी
अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की का मिला फिर मैं आपको कंटेंट पा सकती हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं डेली आपका शो देखती हूँ। थैंक यू मेहमुना, बहुत शुक्रिया। मेहमुना को सवाल है आपका? जी असल में ना जैसे मुझे शुगर, मैंने भी पहले भी किसी शो में बताया था, शुगर की वजह से मुझे ना जैसे महीने में 2 दफा भी आ जाते हैं। अच्छा हाँ फिर मेहमुना आपकी एज क्या है जान? जी मेहमुना आपकी एज क्या वैसे? मेरी 34-35 साल की है। अच्छा, she's very पहले young. नॉर्मल आते थे, अब जैसे कभी महीने में 2 दफा भी आ जाते हैं, 3 दफा भी। ठीक शुगर है। काफी हाई रहती है ना, शुगर हाई बीपी का भी मसला है। अच्छा ठीक इसके है, लिए कुछ बता दें। डॉक्टर शबाना। शुगर का मसला तो अलग है और माहवारी का मसला अलग है। तो अगर शुगर उनको है तो जाके अपनी शुगर को पहले कंट्रोल करें। शुगर की तरफ चली हाँ, और डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है कुछ लोगों को, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा होगा ना, और फैमिली हिस्ट्री होगी, जेनेटिक्स होते हैं आपके, तो अपना वेट भी होता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अपने वेट को कंट्रोल करेंगी, साथ शुगर को कंट्रोल करेंगी। लिए जो माहवारी है उसके लिए तो अल्ट्रासाउंड करवा के देखेंगे माहवारी क्यों ख़राब है, और अपने हार्मोनल चेक जाके गायनोकोलॉजिस्ट को देख लें कि अपना फाइब्रॉइड्स तो नहीं है। सो खाली पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में नहीं है, ये एक पहली वाली स्टेज है जहाँ पे उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। तो हार्मोन्स को जाके चेक करवा के हार्मोन्स को फिक्स करें। और जो रीज़न है, रीज़न हमेशा खाली हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं, कोई फाइब्रॉइड हो सकता है, ऑर्गेनिक लीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपके हो रहा है, तो वो जाके चेक करवाएं आप और अपना जो है उसको फिक्स कर लें। लेकिन मुझे बताएं कि अभी जो हम बात कर रहे थे, जब हम ये बहुत ज़्यादा सर पे सवार भी करते हैं, अच्छा, ये कितना ब्लॉक कर देते हैं हमारी क्योंकि हमारी ट्यूब्स को ये भी चीज़ें कितना ब्लॉक कर देती है कि आप बार बार कह रहे हैं कि ट्यूब्स ब्लॉक है, तो हमारी ये जो सोच है, जो हमारा स्ट्रेस है, जो हमारी परेशानी है, जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर है, ये हमारी कुछ साइंस की बातें कर लेते हैं। ठीक है, एविडेंस बेस्ड साइंस की एंड रिसर्च की बातें करते हैं। ये जो भी बातें हो रही हैं लाइफस्टाइल की, आप आयुर्वेदा देते हैं, आप हर्ब्स देते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं अपने ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए, ये सब लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में आता है। जब हमारे पास ऐसी खवातीन आती हैं तो ये फर्स्ट लाइन होता है जिसमें हम खातून को कहते हैं कि अगर आप इतना खाओ पियोगे, वज़न आपका कम नहीं हो रहा। उसके पीछे भी पूरी साइंस है कि वज़न क्यों बढ़ता है पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में। आपके जो GLP-1 या लेप्टिन, वो वाले हार्मोन होते हैं जो कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इन्फ्लेमेशन करता है जिसकी वजह से पेट के आसपास चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अब अगर आपकी चर्बी बढ़ रही है, मेरे पास खवातीन आती कहती हैं हम फाके करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, मेरा मियाँ जाके 1 हफ्ते में 10 पाउंड कम कर लेता है और मैं कर करके मर गई, मेरा कोई वजन ही नहीं कम होता। तो आपने उसको साइंस समझानी होती है कि दिस इज फैक्ट, दिस इज रियल, ये कोई मूवी नहीं चल रही कि आप जाके उनको, फिर आपको उनकी बेसिक साइंस समझाने के बाद उनका जो है आपने ट्रीटमेंट देना होता है। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आपके सिम्टम्स को हेल्प करता है। जिस तरह आपने कहा कि मुझे एंग्जाइटी डिप्रेशन है, उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है कि पेरीमेनोपॉज में एंग्जाइटी डिप्रेशन क्यों होता है। हाँ, मुझे नहीं आप समझे कि आप कह रहे हैं मदिया ने इनको कहो ब्रेक में मुझे एंग्जाइटी डिप्रेशन हो। देखिए, एक मैंने तो अब सोचा मैं तो दूंगी डिप्रेशन, आपकी मैंने नहीं लेनी पिछली डिप्रेशन। हिस्ट्री है, ठीक है, आपकी पिछली हिस्ट्री थी, 20-30 साल में किसी लड़की को एंग्जाइटी डिप्रेशन था, उसकी वो हिस्ट्री है। एक बिल्कुल सेहतमंद लड़की है, उसको कुछ भी नहीं है, 40 साल में जाके उसको एकदम माहवारी खराब हुई, उसको ये सिम्टम्स आना शुरू हो गए विदाउट एनी प्रायर हिस्ट्री। आपका जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो एंटी एंग्जाइटी है, दैट इज कॉल्ड एंटी एंग्जाइटी। आपके प्रोजेस्टेरॉन के लेवल सबसे पहले पेरीमेनोपॉज में नीचे जाते हैं। वन ऑफ द रीजन जो खवातीन अक्सर कहती है पैल्पिटेशन बहुत ज्यादा होती है। अच्छा देखते रहे, हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है और वो जो खवातीन इस वक्त हुआ ग्लू टू द स्क्रीन क्योंकि हम बात मेनोपॉज की कर रहे हैं, वो ये ज़रूर शिकायत करते हैं कि पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत घबराहट होती है। इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम मेनोपॉज के हवाले से बात कर रहे हैं, पेरी मेनोपॉज के हवाले से भी हमने इससे बात की क्योंकि इतना वास्ट टॉपिक है और कुछ हमारी लिमिटेशंस भी हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें खुल के आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकते। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये नेचुरल है। अगर ये कुदरती है, ये नेचुरल है, तो अब इसका नेचुरल तरीके से हम इसको डील कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये डिजीज़ नहीं है, ब्रेक में भी बात करें तो हम ये नहीं कहेंगे इसका इलाज कैसे करना है, क्योंकि ये नेचुरल एक प्रोसेस, एक टाइम एक ऐसा आना ही है, तो हमने इसको डील कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि ये नेचुरल है प्रोसेस, लेकिन जो प्रोसेस के साथ बीमारियां आ रही हैं बुढ़ापे की, वो नेचुरल नहीं है। अब जो नई डेफिनेशन मेनोपॉज की आई है वो कहते हैं मेटाफ्लेमेजिंग, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें आपके जितने डायबिटीज़ और आपके जो विसरल फैट होती है जिसमें हम हाइपर इंसुलिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। आपका ब्लड प्रेशर पहले कंट्रोल था, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आपका कोलेस्ट्रॉल पहले कंट्रोल था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आपका
थायराइड पहले कंट्रोल था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। हर एक में हर अलामात नहीं आते, प्लीज़ हमें ये सोचना होगा कि हर एक में कुछ में कम आते हैं, कुछ में ज़्यादा। ये मतलब नहीं कि आप ये सुनकर ये कहें कि और ये चेकलिस्ट मेरे में भी आ रहा है, मेरे में, आप डर जाएं। नॉलेज इज़ पावर। इग्नोरेंस जो हम कहते थे ना पुराने ज़माने में, इग्नोरेंस इज़ ब्लेम। जहालत, कम इल्मी किसी तरह से भी नेमत नहीं है। आपको अपने आप को अवेयरनेस करना पड़ेगा, अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। अब अगर आप ये कह देते हैं कि नेचुरल तरीके से जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं, बाय डेफिनेशन इसको कहते हैं सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंट इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब ट्रीटमेंट नहीं होता, जिसका मतलब होता है कि अगर आप ये काम करेंगे तो आप सप्लीमेंट से अपनी सिम्टम्स कम कर सकते हैं। इसको कहते हैं सिम्टम को कम करना। जब आपके हॉट फ्लैशेस आते हैं, जब आपकी नींद नहीं आती, जब आपको पैल्पिटेशंस होते हैं, कानों में सीटियाँ आती हैं, स्किन ड्राई हो रही होती है, हेयर फॉल हो रहा होता है, आपके जोड़ों में दर्द होता है, आपकी तलवों में दर्द होता है, आपके निकल्स में दर्द होता है, आपके जो तेज धड़कता है, आपके हार्ट पैल्पिटेशंस। ऐसे में डॉक्टर क्या करते हैं, जी अच्छा शायद आपको एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है, स्लीपिंग पिल्स ले लें, एंटी डिप्रेशन ले लें, पिछले कोई हिस्ट्री नहीं थी और 40s में ये सिम्टम्स हो रहे हैं आपके, कुछ को ज़्यादा कुछ को कम। आपने इस बंदी को लाइफस्टाइल की तरफ लगाना है। लाइफस्टाइल में आप चिया सीड, फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, जैसे आप कहते हैं कि आपकी बैग में होते हैं सारी चीज, ब्लैक कोहोश, शतावरी, ये सारा लाइफस्टाइल। एक्सरसाइज करें, वेट ट्रेनिंग करें, जितना मसल होगा उतनी एनर्जी होगी, उतना आपका बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा। नींद को अच्छा करें, स्ट्रेस को अच्छा करें, ये हो गई आपका लाइफस्टाइल। बट दिस इज नॉट द ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि आपके सिम्टम्स कम हो जाएंगे, लेकिन मैंने क्या कहा था, ये मेटाफ्लेमेजिंग, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर थोड़े बेहतर होंगे, इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाती है। फ्लेमेजिंग, एजिंग के साथ इन्फ्लेमेशन। प्रोसेस 40s में स्टार्ट हुआ, लेने पड़ेंगे आपको जाके 65 के बाद, 60s के बाद आपको डिजीज़ आना शुरू होगी उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया था अपनी 40s में या मेनोपॉज में। अब क्या है जी कि ऑस्टोपीनिया, बोन्स अंदर से खोखली होती हैं। मेनोपॉज में 50% खवातीन को जो है ऑस्टोपीनिया होता है, 1 in 2। 2 औरतें अगर बैठी हैं मेरे सामने, उनमें से एक को ऑस्टोपीनिया होगा, और ऑस्टोपीनिया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा क्योंकि मेनोपॉज के अंदर जो हड्डियों को प्रोटेक्ट कर रहा था हार्मोन, वो खत्म हो गया। तब ये सोचना कि कोई आप पता चलता है कि जी वो एकदम से गिरी और उनकी हड्डी और वो गिर जाएंगी तो और उनका बोन फ्रैक्चर हो जाएगा। जी। अब अगर बोन फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर हो गया 65 में जाके, तो फिर क्या होगा? विद इन, क्लिनिकल रिसर्च ने दिखाया है कि विद इन 6 months उनका 4 में से 1 खातून की डेथ हो सकती है, क्योंकि वो इमोबल हो जाएगी, वो जब चेयर पे बैठ जाएगी और हिले जिलेगी नहीं, उसका मसल मैस खत्म होगा। मसल मैस खत्म होगा, उस डिजीज़ को कहते हैं सार्कोपीनिया। अब ये सुनने में बड़ा ख़तरनाक लग रहा है, हर एक को हर चीज़ नहीं होगी, लेकिन इसी तरह औरतों का जब मेनोपॉज में जो एस्ट्रोजन आपके हार्ट को बचाता है हार्ट डिजीज़ से, 65 में जो खातून है उसको हार्ट डिजीज़ उसी तरह मेनोपॉज के बाद उसका लेवल वही हो जाता है जो आदमियों को होता है। आप कहते हैं ना आदमियों को मेनोपॉज जो होता है, सॉरी, आदमियों को हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होती है, औरतों को नहीं होता। मेनोपॉज के बाद आपके हार्मोन जो थे प्रोटेक्ट कर रहे थे, ख़त्म। अब आपको भी हार्ट डिजीज़ या हार्ट का दौरा उस तरह ही पड़ेगा। और क्लिनिकल रिसर्च ने दिखाया है कि जब औरत को हार्ट डिजीज़ का दौरा पड़ता है 65 में, तो वो पहले ही अटैक में जहाँ बक हो सकती है एज कम्पेयर टू मैन। आदमियों को 1-2 चल पड़ते हैं। ये ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस, जो खोखलापन हड्डियों का फ्रैक्चर, हार्ट डिजीज चल पाता कि लेट्स टॉक अबाउट अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज का प्रोसेस जो है 45 की एज में, अगर आप इंसिडेंस देखें अल्जाइमर डिजीज का, 20% खवातीन को एज कम्पेयर टू मैन, आदमियों को 10% होता है, आदमियों औरतों को 20%। ये प्रोसेस जो होता है आपका स्टार्ट पहले हो जाता है। 65 के बाद जाके आपको अल्जाइमर डिजीज़ होती है, जो कि आपकी न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस जिसे कहते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन वाला हार्मोन खत्म हो गया था। आपको ये चेंजेस 50-60s में नहीं आनी, कुछ को 65 में, कुछ को 75 में। अब अगर जितने भी कैंसर थे आपके, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, जितने आपके हेड टू टो जो कैंसर्स थे, वो सारे इन्फ्लेमेशन की वजह से उनका रिस्क हाई हो जाएगा। अब अगर क्यों? क्योंकि जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो आप कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं, आपके ब्रेन को न्यूरो प्रोटेक्टिव होते हैं, कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं, बोन्स को बचाते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जिसकी वजह से आपके कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। अब अगर आप ये कहें जी कि हमारी दादी नानी जो थी वो तो बड़ी हेल्दी थी, बहुत सेहतमंद थी। बाय द वे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आप पीछे जाएं 100 साल पहले तो, और उससे भी 200 साल पहले, तो वो थी 34। ये स्टैट्स हैं, ये फैक्ट है, ये साइंस है।
ہم ہوا میں نہیں بات کر رہے کوئی. اس کے بعد اگر 2 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو 34 سے وہ 44 ہو گئی تھی. اور عورتیں مینوپاز کے اندر اتنی دیر زندہ نہیں رہتی تھیں. کوئی ایک دادی زندہ رہ لی, نانی زندہ رہ گئی 60 سال تک, وہ 60 سال میں فوت ہو گئی. آپ نے کہا جی اس کو بیماری کوئی نہیں تھی, وہ تو بڑی ہیلدی تھی. آج کل کی عورت 50 میں جا کے جوان ہو رہی ہے, شادیاں کر رہی ہیں, بچے 40 میں پیدا کر رہی ہیں. مینوپاز اگر آپ کو ہو جائے گا تو اس کے بعد جو بیماریاں آئیں گی, nobody wants to be called کہ مجھے آنٹی کو میرا وزن زیادہ ہو جائے, میری سکن خراب ہو جائے. تو یہ اگر آپ نہیں لیں گے ہارمونز, اگر آپ اس کے کینڈیڈیٹ ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ہارمون لے, لائف سٹائل کمز فرسٹ. لیکن دیکھیے میں وہی دیکھ رہی ہوں کہ بلکہ پہلے زیادہ اگر لائف اسٹائل میں کہتے جو چیزیں کنزیوم کرتی تھیں وہ بہت نیچرل ہوتا تھا, لیکن آپ نے کہا جیسے آہستہ آہستہ آپ کی ایج کی لمٹ بڑھ رہی ہے. اب ایجنگ جو ہے ہم کہیں گے جی قدرتی عمل ہے, لیکن جو ایجنگ کے ساتھ بیماریاں آ رہی ہیں, ہم کہتے نہیں ہیں اللہ میاں ہمیں چلتے پھرتے لے کے چلا جائے, ہم کسی کے اوپر محتاج نہ ہوں. آپ کیسے محتاج نہیں ہوں گے اگر آپ نے وہ والی ڈیزیز کا 20 سال پہلے نہیں سوچا. اور یہ آپ کو ڈیزیزز لانگ ٹرم پلاننگ بھائی 20 سال پہلے آپ کو کرنا ہے. یہ سلو پروسیس ہے جو سٹارٹ ہوگا انفلیمیشن کا, اور اس میں آپ کی گٹ بھی انوالوڈ ہے. کیونکہ ٹائم شو کا ٹائم بھی تھا, مجھے بتائیں کوئکلی ہم اپنی ڈائٹ میں ایسی کیا چیزیں ایڈ کریں کہ یہ کلکلا جو مینوپاز ہمیں ہوگی جو وچ از نیچرل, جو وچ ہیز ٹو ہیپن. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کو مینوپاز نہ ہوا ہو؟ پورے اس میں اگر آپ کا XX کروموسوم ہے, ہر عورت کو جس کا XX کروموسوم ہے سب کو ہونا ہے, سب کو ہوگا. تو جب آپ کو ہونا ہی تو اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے, کھانا کیسے کھانا ہے, اور مطلب آئی مین کیا کیا چیزیں کھانی, میں سب سے اس پہ بات کروں گی. مدیحہ میرے ساتھ کالر موجود ہے اسلام آباد سے. السلام علیکم. السلام علیکم مدیحہ, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. مدیحہ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں مدیحہ, میرے 2 کوسچن ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے. جی جی. ایک تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے میرے پیریڈز, ابھی میری ایج ہے 53 ایئرس, ٹھیک ہے جی جی, میرے پیریڈز تقریباً 3 منتھس ہو گئے ہیں کہ وہ اسٹاپ ہو گئے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ابرپٹلی وہ اسٹاپ ہو جاتے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے یا پھر مجھے کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے؟ ایک چیز. اور دوسری چیز یہ کہ جیسے آج مجھے یہ پوچھنا تھا, آج کل جیسے بچوں میں پیریڈ ارلی آنا شروع ہو گئے نا. جی جی. میری بیٹیاں جیسے ہیں تو ان کو تقریباً 11-12 ایئرس میں آ گئے تھے. تو ان کی جو ہے وہ ان کا مینوپاز بھی مطلب جلدی ہوگا یا اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس سے؟ اور یہ 2 چیز, میرے تو یہ 2 کوشچنز ہو گئے. دوسرا اس کے علاوہ جو آپ کی میں نے کال دیکھی تھی, بہت سے لوگوں نے کال کی ہوئی تھی کہ جن کے مطلب فرٹیلٹی کے ایشوز ہیں, بچے نہیں ہیں جیسے نا. جی جی. تو میں ان سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میری بھی شادی کے تقریباً 16 ایئرس کے بعد میری بیبیز ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ بالکل نیچرلی ہوئے تھے. اس سے پہلے میں نے کوئی ٹریٹمنٹ ایسا نہیں تھا جو میں نے چھوڑا, تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, مطلب اس کا مجھے کوئی حاصل نہیں تھا. لیکن میں نے جب سب کچھ چھوڑ دیا, دوسرا صرف یہ ہے کہ اپنے ذہن کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ریلیکس رکھیں, اپنے آپ کو کسی چیز میں بزی کریں, اور اللہ پہ یقین کے ساتھ جو ہے نا ہر چیز جو کریں وہ اللہ پہ یقین کے ساتھ کریں. بالکل صحیح بات. ہم بالکل بریک میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ جتنا آپ سر پہ سوار کرتے ہیں اتنا ہی آپ کے لیے پھر مشکل ہوتا ہے کنسیو کرنا. اچھا, میں جیسے انہوں نے کہا کہ ایک دم سے تو کیا ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ ہاں دیکھیں مدیحہ کو, ایک تو میں یہ کہوں گی کہ مینوپاز جو ہے نا ایکچولی ریٹروسپیکٹیو ڈائگنوسز ہوتا ہے. مینوپاز آپ اپنے آپ کو اس وقت لیبل کریں جب آپ کو 1 سال تک پیریڈ نہیں آیا. ان کو جیسے ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں, اینڈ اٹس ناٹ نیسسری کہ ابرپٹلی غائب ہو جائے. میجورٹی آف دا ٹائم جو ہوتا ہے یہ گریجول جاتا ہے. مے بی 4 مہینے بعد ایک آ جائے گا, مے بی 6 مہینے کے بعد ایک آ جائے گا, مے بی 8 مہینے کے بعد ایک آ جائے گا, اینڈ دین ایونچولی جب 1 سال تک پیریڈ نہیں آتا ہے دین یو کال کہ اب میں مینوپاز فیز میں آ چکی ہوں, اینڈ پوسٹ مینوپاز فیز میں آ چکی ہوں. دیٹ از ون تھنگ. دوسرا ان کا جو کویشچن تھا کہ ان کی بچیوں کو تھوڑا ارلی مینارکی جو ہے پیریڈ شروع جلدی ہوئے ہیں. ویسے 11-12 از اے اسٹینڈرڈ, اٹس ناٹ ریئلی اتنا ارلی نہیں ہے. لیکن مینارکی اور مینوپاز جینیٹکس کا بھی اس کے اندر کافی لنک ہوتا ہے, لائف اسٹائل کا بھی ہوتا ہے, انوائرمنٹل فیکٹرز کا بھی ہوتا ہے, پلس جینیٹکس کا بھی ہوتا ہے. تو اکثر آپ دیکھیں کہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی مدر کو مینوپاز کب ہوا تھا. جن بچیوں کو جلدی, لڑکیوں کو یا عورتوں کو جلدی مینوپاز ہو جاتا ہے ان کی جینیٹک ہسٹری ہوتی ہے جلدی مینوپاز کی. سو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کو ارلی مینوپاز ارلی مینارکی ہوا تو ارلی ہی مینوپاز ہوگا. تو ان کا اپنا ان بلڈ اور دوسرے فیکٹرز بھی اس کے اندر ہوتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, ڈائٹ ویسے آپ نے اپنی ڈائٹ میں وہ تبدیلی کی, جب سیڈز کا تو آپ نے بتا دیا ہمیں, اور کیا کیا کھاتی ہیں؟ میں آدھا پرندہ ہوں. میں ویسے ویٹ کتنا آپ نے گین کیا؟ میرا لیٹس سے اگر پہلے 58 سے 60 تو ہوتا تھا, اب 64 ہو گیا. تو آپ نے ذرا اس کو سر پہ سوار تو نہیں کیا؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. میں نے بتایا تھا نا, تھینکس ٹو مائی ممانی, شی سیڈ نیچرل ہے, سکون کرو, سر پہ نہیں سوار کرنا. میں نے اس کو کبھی اس طرح سر پہ سوار نہیں کیا, او مائی گاڈ یہ ہو گیا, اٹس اوکے.
मस्कुलर स्पैज़म्स भी होते हैं, मेरी फैमिली को पता है, दे हेल्प मी आउट। वो मना कर रहे थे, यार ये मत जाले साफ करें, फिर आप कहेंगी मेरा बाजू ये हो गया, बट आई कांट स्टॉप माई सेल्फ, आई कीप माई सेल्फ बिजी। सो आई डू स्ट्रेच, योगा की फॉर्म में या कार्डियो की फॉर्म में आई डू एक्सरसाइज, आई टेक टाइम, जब 5 मिनट 10 मिनट हो निकालती हूँ। जैसे ना वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ। बहुत ज़्यादा फ्राइड और शुगरी स्टफ जो है दैट आई स्टे अवे फ्रॉम। कोई फिजी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं, बिल्कुल नहीं, सादा पानी पीती हूँ, चाय कॉफ़ी बहुत कम। और पानी का भी बात करती कि आपने पानी का इंटेक बढ़ा दिया? पानी बहुत इंटेक, बिकॉज आपके मसल हेल्थ आपकी डिपेंड ही हाइड्रेशन पे करती है। कम पानी पियेंगे तो हर दूसरे दिन आपको ये मसले। मैंने अपने 2 फ्रोजन शोल्डर्स खोले हैं, मैं खुशी से बता रही हूँ खुद अपनी एक्सरसाइज पे। और मैं गई भी डॉक्टर पे ना, एक पॉइंट आता बना है डॉक्टर पे चले जाओ, मैं गई तो उसने कहा देखें उसका ये है, आप आ जाएं फिजियोथेरेपी। मैंने कहा भाई मैं रोज़ ड्राइव करके नहीं आ सकती। उसने जब मुझसे बात की ना तो कहता है आप खुद ही खोल लेंगे, आई नो आप ठीक कर लेंगी। और अल्लाह का शुक्र है खुल गया बाजू। अब आजकल मैं प्लांटर फाशियाटिस के साथ लड़ रही हूँ, ये भी ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं और ठीक हो जाती, ये सारा यहाँ की गेम है। चावल रोटी ज़रा कट डाउन, अगर 1 रोटी खाती थी आधी कर दी है। चावल बहुत थोड़ा, 2 से 3 टेबल स्पून, या कभी बहुत ही पुलाव शलाव हो तो 1 प्लेट खा भी लेती हूँ, लेकिन उसको बैलेंस कर लें। फाइबर ज़रूर मैं ऐड करती हूँ, चाहे इसबगोल ले लूँ या चाहे फ्रूट्स की वेजिटेबल, रॉ वेजिटेबल ज़रूर खाती हूँ। थोड़ा सा फ्रूट भी कार्ब्स हैं, शुगर है, सो हाथ रोक के। तो अल्लाह का बड़ा करम है, आई एम हैप्पीली एंजॉयिंग दिस फेज ऑफ माई लाइफ। आई एम हैप्पी। हाँ, आई थिंक एवरीवन शुड, लेकिन उसको डील कैसे करना ये। अच्छा, क्या मैं जैसे पूछी कि क्या चीज़ खुराक में क्या चीज़ अपनी ऐड करें? अच्छा, खुराक भी वो वाली लेनी चाहिए जो आपके एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाती है। वो प्लांट बेस्ड होती है, फाइटो एस्ट्रोजन, जिसमें ब्रोकली, सब्जियां आ जाती हैं। उसके साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन कम करती है, जिसमें हम कहते हैं अदरक और हल्दी वाली चीज़ें, ब्लैक पेपर, भरपूर है। एब्सोल्युटली। और उसके साथ आपने ये भी देखना होता है कि एक गुड अमाउंट ऑफ जो फैट होती है, क्योंकि उससे आपके हार्मोन्स बन रहे होते हैं, एवोकाडो जैसी चीज़ें। और फर्मेंटेड, बताइएगा, आपने कहा अदरक और हल्दी, हम इसको खानों में पका हुआ खाएं या फिर हम अलग से दूध में हल्दी डाल दें? अदरक चबाने क्या करना है? सप्लीमेंट्स ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं क्योंकि उसकी वो ख़त्म ना हो ना उसके असर। और उसके बाद आप ये देखें कि चिया सीड, फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड और प्रिमरोज, ऐसी चीज़ें भी आपको हेल्प करती हैं। और फिर आपने एक्सरसाइज भी करनी होती है, उससे आपका मसल बन। लेकिन ये भी बता दें कि प्रिमरोज के लिए भी है कि एक सर्टेन एज के बाद आप उसको रोज़ लें। हार्मोनल इम्बैलेंस को कम करने के लिए इनिशियली इन द स्टेज ऑफ प्रिमरो हम देते हैं इसको। और जब हम कोई हार्मोन स्टार्ट करते हैं तो ये एनेक्डोटल एविडेंस होता है, जिसका मतलब होता है कि ये हिकमत और वो वाली चीज़ें हैं जो सदियों से चल रही हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसर्च नहीं है। तो आप सिर्फ पीयर रिव्यू से सीखते हैं कि अच्छा इस आंटी का काम कर गया, इनका काम कर गया। टेलीविजन पे कुछ डॉक्टर्स ऐसे थे क्योंकि दिमाग में बैठे हुए कि स्किन अच्छी होगी, स्किन अच्छी हो जाएगी, जो इवनिंग प्रिमरोज ऑयल हो जाएगी। तो इसके पास बहुत पीछे वो नहीं होती रिसर्च, लेकिन आप चूंकि इस्तेमाल करके थोड़े अरसे के लिए इट हेल्प्स यू ना सर्टेन एक्सटेंट में। उसके बाद जो आपने फाइबर और फर्मेंटेड फूड, गट की हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है इस एज के अंदर। जिस तरह उन्होंने कहा फाइबर, फर्मेंटेड फूड में आपके कीफर, किमची, सावरक्रॉट, ये वो सारी चीज़ें होती हैं। एप्पल साइडर विनेगर, अचार वाली चीज़ें आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी करती है। वो आपकी ओवरऑल आपकी हेल्थ से, योगर्ट, कीफर बड़ी विनेगर में आपकी जो ये चीज़ें यहाँ पे पाकिस्तान लोकली नहीं मिलती ना। व्हाट आई डू इज़ अदरक लेके और मैंने कच्ची हल्दी लेके उसको छील के उसको ग्राइंड करके तो वो आइस ट्रे में मैंने जमा ली हुई है। तो एक क्यूब डाल के विद लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर, बिकॉज उसके बगैर वो आपकी बॉडी में इंजेस्ट नहीं होती है। सिर्फ तो वो ग्रीन गर्म पानी में एक क्यूब डाली ब्लैक पेपर डाल के, तो आप क्या बता टाइम क्योंकि शो का जो खत्म हो गया है, मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूं प्लीज कि फाइटोएस्ट्रोजन फिर ट्रीटमेंट नहीं है। अभी उन्होंने हड्डियों की बात की थी और हॉट फ्लैशेस जिस खातून को आ रहे होते हैं, इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर कि उसको फॉलेज या उसको अल्जाइमर डिजीज हो सकता है। ये फ्यूचर की इंडिकेशन है। और जो हड्डियां आपकी खराब हो रही होती हैं वो फ्यूचर की इंडिकेशन, फ्रोजन शोल्डर, कि 20-30 साल में आपका इश्यू। आपसे भी एक जुमला में लेना चाहूंगी, मैं वही कहूंगी कि पॉजिटिव आउटलुक रखिए, एक्सेप्ट कि दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, बिकॉज एक्सेप्टेंस चीजों को, उस प्रोसेस को बहुत आसान बना देती है, उससे डील करने में आपको बहुत हेल्प आउट करती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको रात के गम से महफूज रखे। जिंदगी नहीं तो आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।